9th 10th दोनों के लिए है, जिसमें हम मेटलाइड्स के विषय में बात करेंगे। मेटलाइड्स क्या होते हैं? मेनली ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी होते हैं। तो सामान्य तौर पर कभी ये मेटल का रोल प्ले करते हैं और कभी नॉन मेटल का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में मेटलाइड्स हैं क्या, उन मेटलाइड्स के विषय में आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों को मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंसेस को बताया जाए। आप जानते ही हैं मेटल का मीन्स क्या होता है, लाइक एज ए कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये आपस में एक दूसरे को चालक का कार्य करते हैं, कंडक्टरशिप का रोल प्ले कराते हैं। तो दे आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स में आप दूसरा यूज़ देख सकते हैं कि इनके द्वारा आभूषण भी बनाया जाता है। विभिन्न तरह के मेटल्स के माध्यम से हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इससे अलग होते हैं। लेकिन एक बीच की कड़ी है मेटलाइड्स। वो मेटलाइड्स क्या करते हैं, कभी मेटल का रोल प्ले करते हैं और कभी नॉन मेटल का रोल प्ले करते हैं। तो आज उन्हीं मेटलाइड्स के विषय में हमें बात करनी है। मेनली जो टॉपिक हमारा है मेटलाइड्स। अब मेटलाइड्स में क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा एक आता है कि ऐसे विशिष्ट तत्व, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। मतलब कि कभी उनको जैसे हाई टेम्परेचर दिया गया तो मेटल का काम कर रहे हैं, लेकिन बिलो टेम्परेचर दिया जाए तो क्या करते हैं, नॉन मेटल का काम करने लगते हैं। तो हमें ऐसे तत्वों के विषय में अध्ययन करना है। तो ऐसे विशिष्ट तत्व जिसमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें उपधातुएं या मेटलाइड्स कहते हैं। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मेटलाइड्स का मतलब क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी। इससे पहले हम दोनों का डिफरेंस भी बताए कि बहुत से ऐसे मेटलाइड्स हैं जिनको हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो लाइक एज मेटल काम करने लगते हैं। लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं, बिलो टेम्परेचर दें या सामान्य तौर पर टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं रखें, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि वो नॉन मेटल्स का काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को लाने के लिए हमें उनके स्पेसिफिक रियल नेचर्स को जानना जरूरी है। उपधातुएं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती हैं, मतलब रूप रंग से अगर देखा जाए, सामान्य गुणों से देखा जाए, तो ये क्या करती हैं, धातुओं की तरह दिखाई देती हैं। मालूम ही नहीं होता है कि यह धातु हैं या उपधातुएं हैं। मान समझ रहे हैं, धातु का मतलब मेटल और उपधातु का मतलब मेटलाइड्स। लेकिन जो अधातु होती है वो क्या होती है, अधातु जो होती है वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती है। तो इसमें सीधे इसने कहा कि उपधातुएं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती हैं, परंतु इनकी प्रकृति अधातुओं के समान होती है। कि मतलब देखने से तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये धातु हैं कि अधातु हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ रिएक्शंस करेंगे, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे, तो उनका नेचर क्या होता है, उपधातुओं जैसा होता है, या उपधातुओं के साथ साथ अधातुओं जैसा गुण को प्रदर्शित करने लगते हैं। तो कहने का मतलब एक इनका एक निश्चित गुण नहीं होता है, एक फिक्स प्रॉपर्टी जिस पर लागू नहीं होती है। तो इन्हीं के विषय में हमें अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्वों में केवल 7 तत्वों को ही उपधातु माना जाता है। सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि 105 तत्व तो आपको रजिस्टर्ड मिलते हैं आवर्त सारणी में, और वैसे आज की डेट में डिस्कशन किया जा रहा है 118 तत्वों की बात हो गई है, जिसमें 112 पर कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया है कि मतलब 112 तत्व इन आवर्त सारणी में स्थान दिए जा सकते हैं। लेकिन न्यू एडिशंस की बुक में अब आने शुरू हो गए हैं। तो आज की डेट में अभी भी 5-6 तत्व ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड बने हुए हैं। मतलब कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं इनको रखना चाहिए, कुछ लोग उस पर विभेद करते हैं कि नहीं इनको नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में जहां पर आवर्त सारणी का अध्ययन हम करते हैं, तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्वों में केवल 7 तत्वों को उपधातु माना गया। अब आपको कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब उपधातुओं की श्रेणी में आने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। विकल्प दे दिया 7, 8, 10, 5, ऐसा कुछ विकल्प दे सकते हैं। तो जब आपके पास एक कंफर्म नॉलेज रहेगा तो आप तुरंत सही जगह टिक लगा देंगे कि उपधातुओं की संख्या अभी तक 7 पर सर्टेनिटी आई है, और एक 8वां तत्व है जिस पर डिस्कशन चल रहा है, इन फ्यूचर वो भी आ सकता है, लेकिन 7 पर तो कंफर्म है। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तत्काल सही हो जाएगा। तो वो 7 तत्व कौन से हैं, पहला है बोरान, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्रमशः दिया गया है
जैसे बोरान का सिंबल क्या लिया गया, बी, और 5 क्या व्यक्त कर रहा है, इसका एटॉमिक नंबर माने परमाणु क्रमांक दे रहा है, और 11 क्या है, इसका एटॉमिक वेट है, अर्थात परमाणु भार, या इसी को हम द्रव्यमान संख्या के अलावा द्रव्यमान का मतलब परमाणु का द्रव्यमान कह सकते हैं। द्रव्यमान क्रमांक अगर कह देंगे तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे अच्छा शब्द आप यही जानिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। तो जो यहाँ सिंबल पर नीचे लिखा गया है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक वेट है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि एटॉमिक वेट सामान्य तौर पर देखा जाए तो कुछ डेसिमल पॉइंट में होता है, तो उनके डेसिमल पॉइंट को हमने क्या किया है, एग्रीगेट कर लिया है, न्यूनतम मान बता दिया है कि लगभग ये क्या हो सकते हैं, इंटीजर क्वांटिटी को नोट किए हैं, जिससे आपको लर्न करने में भी सुविधा होती है। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, मान लीजिए एटॉमिक वेट को उसने डेसिमल पॉइंट में दिया, तो हम जो एग्रीगेट कर दिए हैं, एग्रीगेट करने का मतलब जैसे मान लीजिए 41.67 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 41.67 को 42 लिख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे डेसिमल वाली संख्याओं में कहीं एटॉमिक वेट का टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर, तो आप वहाँ पर थोड़ा सोच समझ करके टिक लगाएंगे। और साथ में आप लोग बुक्स तो देखते ही रहते हैं, तो बहुत सारे तत्वों का एटॉमिक वेट जहाँ पर बात आती है, तो एटॉमिक वेट डेसिमल पॉइंट में होते हैं, उन पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। अब जैसे बोरान यहाँ पर दिया गया, तो बोरान क्या है, 5, बोरान 11, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक वेट कितना है, 11 है। दूसरा क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल क्या है, SI, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है, और एटॉमिक वेट कितना है, 28 है। इसी तरह से तीसरा है जर्मेनियम, जर्मेनियम का सिंबल क्या है, GE, और इसका एटॉमिक नंबर 32 है, और वेट इसका 73 है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई है, मतलब कि 72 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो जो अभी हमने एग्रीगेट की बात बताई कि जब दशमलव का मान 0.5 से ऊपर हो रहा हो, तो आप उसको इंटीजर में 1 के बराबर मान सकते हैं। तो ये 72 पॉइंट समथिंग था, जिसको हमने एग्रीगेट करके क्या कर दिया है, 73 कर दिया है। तो इस पर आप लोगों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो इस नाते यहाँ 32 जर्मेनियम 73 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है और एटॉमिक वेट क्या है, 73 है। एक चीज़ आप और यहीं से क्लियर कर लीजिए, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि वहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो पीरियाडिक टेबल में स्थान निर्धारण करने की बात आई, तो स्थान निर्धारण करने में मेंडलीव साहब ने कहा कि नहीं, इसको एटॉमिक वेट के क्रम में रखना चाहिए। तो ये गलत तरीका हुआ, क्योंकि कुछ तत्वों का तो उन्होंने निर्धारण सही किया, उनके भौतिक रासायनिक गुण मिल रहे थे, लेकिन आगे चल करके ये थ्योरी फेल हो गई। तो आगे जो आधुनिक आवर्त सारणी आई, उस आधुनिक आवर्त सारणी में ये कहा गया कि नहीं, मेंडलीव साहब ने सारी चीज़ सही की, लेकिन थोड़ा सा चूक कर गए, क्या कि जहाँ एटॉमिक वेट को क्रम में रखा, वहाँ एटॉमिक वेट ना करके एटॉमिक नंबर कर दें, सारी बात बन जाएगी। तो एटॉमिक नंबर पर विशेष गौर कीजिएगा। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, इसका आवर्त सारणी में स्थान बताता है कि अगर ये 32 है जर्मेनियम का, तो आवर्त सारणी में 32वें स्थान पर जर्मेनियम को रखा गया है। इसी तरह से चौथा उपधातु हमारा आर्सेनिक है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 है और इसका परमाणु भार क्या है, 75। तो 33 AS 75 लिख सकते हैं, AS उसका सिंबल है आर्सेनिक का। इसी तरह से पांचवा तत्व है एंटीमनी। एंटीमनी को SB से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 51 और इसका परमाणु भार कितना है, 122 है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से छठवां तत्व होता है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का सिंबल Te है और इसका परमाणु क्रमांक 52 है, परमाणु भार इसका 127 पॉइंट समथिंग करके है, जिसको हमने पूर्णांक में 128 कर दिया है कि पढ़ने में और थोड़ा जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से लास्ट है पोलोनियम। पोलोनियम का सिंबल होता है PO और इसका परमाणु क्रमांक 84 है और परमाणु भार कितना है, 209। इसमें रेडियो एक्टिवता का भी कुछ गुण आता है, तो वो तो रेडियो एक्टिवता के चैप्टर में आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप इन 7 तत्वों पर प्रमुख रूप से गौर कीजिए कि ये हमारे उपधातु की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये मेटलाइड्स हैं, अर्थात इनको
एक सीधा सा फैक्ट है कि अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो ये कंडक्टर का काम करेंगे, अर्थात मेटल का काम करेंगे, और जब इनको बिलो टेम्परेचर में रख देंगे या टेम्परेचर इनका डाउन हो जाएगा तो ये नॉन मेटल का काम करेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से इनमें दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। ये प्रमुख तत्व ऐसे हैं जिनमें गर्म करने पर चालक का गुण अर्थात धातु का गुण और ठंडा करने पर या ठंडे में रख देने पर अधातु का गुण पाया जाता है। तो धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण प्रदर्शन करने के कारण इनको हम किस में रखते हैं? उपधातुओं की श्रेणी में रखते हैं। इसी आधार पर एक और तत्व है एस्टेटीन। एस्टेटीन एक तत्व ऐसा है जो वास्तव में उपधातु में रखने के लिए बात हो रही है, लेकिन अभी सभी केमिस्ट इस पर अपनी एक सहमति नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अधातुओं की श्रेणी में आता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसके कुछ गुण जो हैं धातुओं से बिलोंग करते हैं। तो बात इस चीज़ की है कि आपस में ये मामला डिस्प्यूटेड है, नहीं तो फिर मेटलाइड्स या धातुओं की संख्या, उपधातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन अभी आपको विकल्प 8 देने की जरूरत नहीं है। अभी उपधातुओं की श्रेणी में मात्र 7 तत्व हैं और उन 7 को रटने के लिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और लास्ट में क्या है? पोलोनियम है। जबकि ये भी ध्यान में रखिए कि एस्टेटीन विवादित है। एस्टेटीन विवादित होने का मतलब कि अभी इस पर लोगों की सर्वमति नहीं मिल पाई है, इस नाते इसको अभी आवर्त सारणी में रखा तो गया है, लेकिन ये उपधातुओं की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं। अगले बिंदु पर बात करते हैं। आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 में ऐसे उपधातुओं की स्थापना की गई है, अर्थात ये आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 में ही स्थित हैं। इसके साथ वर्गों में अगर कल्पना की जाए कि आवर्त और वर्ग आप देखते हैं, चाहे वो आधुनिक आवर्त सारणी हो या मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो, दोनों में आवर्त और वर्ग की कल्पना की गई है। तो आवर्त सारणी में देखा जाए तो 7 आवर्त हैं और मेंडलीफ के अकॉर्डिंग माना जाए तो 9 वर्ग थे। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी हो गई है? 18 हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ पर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तो ये वर्ग संख्या 13, 14, 15 व 16 में उपधातुओं को रखा गया है। तो इनका क्रम से आप देख लीजिए, जैसे बोरान है तो आवर्त संख्या 2 और वर्ग संख्या 13 में रखा गया है। इसी तरह से सिलिकॉन है, सिलिकॉन आवर्त संख्या 3 और वर्ग संख्या 14 में रखा गया। इसी तरह से जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का है आवर्त संख्या 4 और वर्ग संख्या 15 है। आर्सेनिक की बात अगर हम करते हैं तो आर्सेनिक क्रमशः क्या आ जाएगा? 5, आवर्त संख्या 5 और वर्ग संख्या 16 में रखा गया है। इस तरह से वर्गों की संख्या देखा जाए तो 4 ही अलॉट की गई है, लेकिन आवर्त की संख्या आपके पास 5 है और इसी में सभी तत्वों को रखा गया है, अर्थात जितनी उपधातुएं हैं 7 की 7 उपधातुओं को इन्हीं वर्गों और आवर्तों के क्रम में रखा गया है। तो इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि 2, 3, 4, 5 व 6 आवर्त संख्या है इनकी और वर्गों की संख्या क्या है इनकी? 13, 14, 15 व 16, 13, 14, 15 एंड 16, इन्हीं में उपधातुओं को रखा गया है। ये आवर्त सारणी का नेचर है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम में हो, तो हमें इन पर जरूर गौर करना चाहिए। अब बात ही आती है कि भाई अब हम इनकी स्टार्टिंग करें कि बोरान सिलिकॉन के विषय में हमने नाम तो दे दिया, क्लासिफाई कर दिए कि उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। अभी उपधातुओं के गुण क्या हैं, इनके गुणों को भी जानना जरूरी है, कौन सा इनका उपयोग है, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो ये आता है सर्वप्रथम बोरान का गुणधर्म। गुणधर्म में मतलब कि इनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उस पर एक हाईलाइटेड वे आपको बताना कि सामान्य तौर पर इनकी उपयोगिता समझ में आवे कि हम क्यों इनको पढ़ते हैं, क्या इनका उपयोग है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर बोरान की खोज सन 1808 ईस्वी में J.L. गेलुसाक, एक केमिस्ट का नाम है J.L. गेलुसाक और L.J. थेनार्ड, ये 2 केमिस्टों के माध्यम से इसको खोजा गया। अर्थात इस तत्व का जन्म देने वाले प्रमुख रूप से J.L. गेलुसाक
और LJ थेनार्ड को बताया जाता है। यह काले रंग का रवेदार एक चमकीला तत्व है, मतलब कि ये सकल सूरत से देखा जाए तो सामान्य तौर पर काला और चमकदार होता है, साथ में ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल फॉर्म में मतलब कि रवेदार होता है, पाउडर बेसिस नहीं होता है। तो इस तरह से यह काले रंग का रवेदार एक चमकीला तत्व है। यह उच्च ताप पर धातुओं के समान सुचालक का गुण प्रदर्शित करता है तथा निम्न ताप पर विद्युत रोधी या नॉन कंडक्टर का काम करता है। तो अभी आपने देख लिया, इससे पहले भी मैंने बताया था कि उपधातुओं की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इनको हाई टेम्परेचर देने पर ये धातुओं के समान लाइक एज ए कंडक्टर यूज करते हैं, और जैसे ही ये बिलो टेम्परेचर पर आते हैं तो अधातुओं के रूप में काम करने लगते हैं, अर्थात नॉन मेटल्स के रूप में काम करने लगते हैं, जो कि आपके बोरान के गुणों में प्रमुख रूप से दिया गया। इसके बाद फिर अगला बिंदु होता है भूपर्पटी के कुल भार में बोरान की मात्रा क्या होती है। तो बहुत छोटी मात्रा होती है, 0.001%। 001% मतलब कि 1000 टुकड़े अगर लिए जाएं तो उसमें से एक टुकड़े के बराबर होता है, अर्थात हजारवां भाग इसका होता है। और इस तरह से इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद भी इसका उपयोग क्या है, यह मुख्यतः बोरेक्स, कार्नाइट और टिन कैल्कोनाइट के साथ मिश्रित होता है। अर्थात इनके अयस्कों को अगर देखा जाए तो पहले अयस्क इनके क्या हैं, बोरेक्स हैं, कार्नाइट हैं, और इसके साथ साथ टिन कैल्कोनाइट के साथ मिले जुले होते हैं, अर्थात उसमें बोरान की मात्रा पाई जाती है। ये अशुद्ध अवस्था में होते हैं, जब इनको प्योरिटी के लिए परीक्षण किया जाता है तो उसमें बोरान की मात्रा प्राप्त होती है। और इसके बाद लास्ट फीचर इसमें होता क्या है, इनका उपयोग फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आज की डेट में देख रहे हैं जो आधुनिक समाज है, आधुनिक व्यवस्था है, उसमें फाइबर से बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा प्रयोग में आ रही हैं। तो फाइबर ग्लास जो बनता है उसको विद्युत रोधी बनाने का प्रमुख काम किससे किया जाता है, बोरान की सहायता से किया जाता है। इस्पात की कठोरता बढ़ाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, कि जो सामान्य इस्पात जो लोहे का फर्स्ट स्टेज माना जाता है, लाइक एज ए कोर पार्ट, तो कोर पार्ट को अगर मजबूती देनी है, उसको मतलब मजबूत बनाना है, तो सामान्य तौर पर उसमें बोरान का मिश्रण किया जाता है। इसके साथ हम बहुलकों व चीनी मिट्टी की कठोरता बढ़ाने में भी इनका उपयोग करते हैं, और अलौह धातुओं के निर्माण में अपचायक के रूप में काम करते हैं। अपचायक क्या होता है भाई, उपचायक और अपचायक दो शब्द होते हैं। तो उपचायक माने ऑक्सीडेशन, और अपचायक का मतलब रिडक्शन, अर्थात इसको रिड्यूस करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किनके लिए, सामान्य तौर पर बहुलकों, पॉलीमर्स, जो सामान्य तौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री का फंडामेंटल स्टेप्स होता है। इसी तरह से चीनी मिट्टी की कठोरता बढ़ाने में, और अलौह धातुओं का मतलब लौह से थोड़ा सा अलग रुख बताने वाले धातुओं का प्रमुख रूप से कठोरता बढ़ाने में भी इनका रिडक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी फायदे की चीज़ क्या है, क्या विभिन्न प्रकार के पौधों की वृद्धि हेतु, अर्थात खेती किसानी में भी इसका प्रयोग किया जाता है बोरान का। सामान्य तौर पर किसानों की फसल अगर मजबूत नहीं हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो वहाँ पर बोरान से मिश्रित फर्टिलाइजर को डालना जरूरी होता है। एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सामान्य तौर पर अगर शरीर में कहीं घाव हो गया, कोई समस्या हो गई, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम ऐसी मेडिसिन मतलब बोरान का प्रयोग करते हैं, और उस बोरान की मदद से हम क्या करते हैं, नई मेडिसिन बना लेते हैं जो एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो आप सामान्य तौर पर देखें कि बोरान क्या है, एक उपधातु होता है, और उपधातु होने के कारण इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। साथ में इनको सबसे बड़ा उपयोग इनका फाइबर इंडस्ट्री के लिए है, जहाँ फाइबर ग्लास बनाए जाते हैं, वहाँ ये विद्युत रोधी का काम करते हैं। और विद्युत रोधी का काम करने के कारण आज जो हमारी अत्याधुनिक समाज है, अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें प्रमुख रूप से इनका उपयोग किया जाता है। और इनका उपयोग करने के साथ साथ बोरान का जो मेन फीचर होता है कि एक उपधातु होने के बावजूद भी धातुओं जैसा लक्षण प्रस्तुत करता है। तो ठीक है,
इसके साथ साथ अब हम बराबर अपने चैनल पर उपस्थित मिलेंगे। बीच में कुछ समय अभाव और कुछ समस्याओं के कारण वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में अब हम बराबर इस पर वीडियो डालते रहेंगे। तो जितने हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो बराबर अपनी शुचिता बनाए रखें और ध्यान ये रखें कि आपको हर वीडियो में कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी जो सामान्य तौर पर अन्य वीडियो से अलग होगा। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।